Hello students. In our last lecture, we discussed about the wave and types of wave, in which we discussed about the transverse wave in detail. Then today we are going to discuss about the longitudinal wave, because we learn about the types of wave, in which we discuss or we have two types of the wave, ट्रांसवर्स वेव एंड द लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव हमने डिस्कस कर लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव आपके पास में क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, कहाँ प्रोपेगेट होता है. ठीक है, जैसे हमने ट्रांसवर्स वेव में पढ़ा था. ठीक है, कि जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो आपके पास में ऑल मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास में सॉलिड लिक्विड गैसेस थे. एंड ट्रांसवर्स वेव ऑल्सो कैन प्रोपेगेट इन द वैक्यूम. रिमेंबर दैट कि ट्रांसवर्स वेव आपके पास में वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रही थी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही हमें सब ऑल दीज थिंग्स हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपके पास में क्या आता है कि आपके पास में सबसे पहले ट्रू एंड द फ्लो मोशन. ट्रू एंड फ्लो मोशन. ठीक है, तो इसके लिए वी हैव अ स्प्रिंग. जो नॉर्मल स्प्रिंग होती है आपके पास में इसी तरीके से होती है आपके पास में नॉर्मल स्प्रिंग. ठीक है, तो नॉर्मल स्प्रिंग जो होती है उसमें जो आपके पास में सर्कल्स बने हुए होते हैं या रिंग्स बनी हुई होती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस है रिंग्स के बीच की, ये क्या होती है, इक्वल होती है. ठीक है, आप क्या करते हैं, इसको एक साइड पे फोर्स लगाएंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे. या तो क्या करेंगे, कंप्रेस कर सकते हैं या फिर स्ट्रेच करेंगे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया और इसको स्ट्रेच किया इन दिस डायरेक्शन, तब क्या होगा आपके पास में, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी आपके पास में, रिंग्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी. दिस डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड. इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस ज़्यादा है आपके पास में. या तो सिचुएशन ये होगी आपके पास में, मे बी सिचुएशन ये हो सकती है आपके पास में कि जो फोर्स लगाया वो स्टार्टिंग में यहाँ पर आपके पास में फील ना हुआ हो और आपके लास्ट वाले रिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से हो, या बीच में कोई रिंग्स हैं आपके पास में, फिर से कोई रिंग्स ऐसे हैं, इस टाइप से आपके पास में आपकी स्प्रिंग हो गई. ठीक है, आपने सेम फोर्स एफ अप्लाई किया है. सिचुएशन आपके पास में फर्स्ट ये पॉसिबल है, सेकेंड सिचुएशन ये पॉसिबल है आपके पास में. ठीक है, तो इन दिस केस आपके पास में अगेन क्या हो रहा है कि सभी के बीच की जो डिस्टेंस है आपके पास में वो इंक्रीज हो गई है. ठीक है, बट इन दिस सिचुएशन क्या हुआ आपके पास में कि ये जो थी आपके पास में ये कैसी हो गई है, ये रिंग्स, इनके बीच के डिस्टेंसेस नॉर्मल डिस्टेंस से क्या है, कम है, लेस है. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, लार्ज. सेम यहाँ पर कि ये इस डिस्टेंस से क्या है, लेस है, फिर से क्या है, डिस्टेंस लार्ज. ठीक है, तो ये रिंग आपके पास में क्या कर रही है, या फिर ये स्प्रिंग जो है आपने ली थी वो क्या कर रही है आपके पास में, जैसे ही आपने एफ फोर्स लिया इन दिस डायरेक्शन तो ये क्या करना स्टार्ट कर देती है, जब आप उसे छोड़ेंगे तो ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है. ठीक है, तो इसकी जो वाइब्रेशन है वो कैसे है, एक बार आगे की तरफ जा रही है, फिर से बैक आ रही है, फिर से आगे, फिर से बैक. तो बेसिकली आपके पास में यहाँ पर इस तरीके से मोशन हो रहा है, और ये इसी मोशन को आप क्या कह रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है, अपनी कोई एक पर्टिकुलर, ये इसकी मीन पोजीशन थी. ठीक है, मीन पोजीशन हमने कल पढ़ा था जहां पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, तब जब आपके पास में जो होती है वो क्या होती है, आपके पास में मीन पोजीशन होती है. तो मीन पोजीशन के अबाउट ट्रू एंड फ्रो मोशन, या फिर बैक और आपके पास में कहाँ जा रही है, आगे भी जा रही है, तो दोनों ही सिचुएशन आपके पास में पॉसिबल है. ये जो मोशन होगा इसके अकॉर्डिंग आपके पास में और आगे बढ़ रही है. ठीक है, आगे प्रोपेगेट कर रही है एक तरीके से. तो आपके पास में लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ से आपके पास में, या तो व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल इज पैरेलल टू द वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन. ठीक है, वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन के अगर आपके पास में वाइब्रेशन पैरेलल है तब कौन सी वेव कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल. और अगर परपेंडिकुलर होती है तब कौन सी थी, ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ये पार्टिकल्स थे आपके पास में, वाइब्रेट टू एंड फ्रो मोशन,
अबाउट देयर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के अराउंड क्या करते हैं, एक बार आगे एक बार बैक, ठीक है। इस तरीके से क्या कर रहे हैं, आपके पास में मोशन कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन, ठीक है। तब भी आपके पास में कौन सी वेव होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपके पास में, साउंड वेव। साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने स्प्रिंग का जो एग्जाम्पल लिया है उसके अंदर क्या है आपके पास में, टू एंड फ्रो मोशन आपने देखा, और उसमें जो आपके पास में या तो आपके पास में क्या थे, डिस्टेंस लेस है या फिर डिस्टेंस लार्ज हो रही है, जो आपने स्टार्टिंग में नॉर्मल डिस्टेंस थी उससे, ठीक है, जब आपने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस आपके पास में लेस होगी उस वाले पोर्शन को, या फिर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ जैसे हमने कल किया था आपके पास में, ठीक है। तो अगर ये आपके पास में क्या है, एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के साइड में मैं के वर्ड रिप्रेजेंट कर रही हूँ। के का मतलब क्या था आपके पास में, वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास में वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन है कि आपकी वेव इस डायरेक्शन में आगे प्रोपेगेट कर रही है। वाई एक्सिस के ऊपर आपने क्या रिप्रेजेंट किया था, वाइब्रेशंस रिप्रेजेंट की थी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपके पास में वाइब्रेशंस हैं। अब क्या कह रहा है कि वाइब्रेशन और वेव दोनों ही आपके पास में वेव डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो वाइब्रेशन आपके पास में कैसे होगी, ऐसे, फिर से बैक जाएगा, फिर से आगे जाएगा, फिर से बैक, इस तरीके से प्रोपेगेट करता हुआ आगे जा रहा है, क्योंकि आगे यही डायरेक्शन है ना वेव प्रोपेगेशन की। तो यहाँ पर आपके पास में मैं सिंपली इस सिचुएशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि आपकी स्प्रिंग ऐसे थी, फिर से ऐसे हुई, फिर से नॉर्मल डिस्टेंस से लेस डिस्टेंस, फिर से लार्ज डिस्टेंस, इस तरीके से होगी आपके पास में, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास में, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में जो ये रिप्रेजेंटेशन है लेस वाला, इसको हम क्या कहते हैं, जैसे वहां पर आपने इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी, ठीक है। तो इसको आपने क्या बोला था, क्रस्ट, और जो डाउन नेगेटिव साइड में था उसको ट्रफ बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा कि ये जो आपके पास में लेस वाली जो साइड है, दैट इज द कंप्रेशन, दैट इज कंप्रेशन। और जो ये लॉन्ग वाला है आपके पास में, जब डिस्टेंस लार्ज हो रही है इनके बीच की, दैट इज रेयर फ्रिक्शन, दैट इज रेयर फ्रिक्शन, ठीक है। तो वहां पर जो आपके पास में क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्रेशन को। जो वहां ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेयर फ्रिक्शन को, ठीक है। दो आपके पास में टर्म हो गए। इसके बाद में हमें कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन को अगर डिफाइन करना पड़े तो कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन आपके पास में क्या होंगे। तो कंप्रेशन आपके पास में क्या होगा कि बेसिकली द रीजन इन या फिर वेयर particles are closer than normal distance, यही था आपके पास में कि वो रीजन, ये स्मॉल रीजन है आपके पास में, स्मॉल स्पेस है जिसके अंदर आपके पास में पार्टिकल्स क्या हैं आपके पास में, आर क्लोजर देन देयर नॉर्मल डिस्टेंस। नॉर्मल जो डिस्टेंस थी आपके पास में उससे क्या है, ज्यादा क्लोज है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, कंप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है रेयर फ्रिक्शन। तो रेयर फ्रिक्शन में क्या होगा, द रीजन वेयर पार्टिकल्स आर, क्या है आपके पास में, पार्टिकल्स आर फार देन नॉर्मल पोजीशन या नॉर्मल डिस्टेंस, ठीक है। जहां पर आपके पास में पार्टिकल्स फार यानी कि दूर हैं आपके पास में, तो ये वही सिचुएशन थी। तो ये भी आपके पास में क्या है, रेयर फ्रिक्शन, और यहाँ पर भी डिस्टेंस कम है तो ये क्या है, कंप्रेशन। ये भी क्या है, कंप्रेशन है आपके पास में, ठीक है। तो जैसे आपने वहां पर क्रस्ट एंड ट्रफ को किया था कि मेन पोजीशन से जो अबव पोर्शन होगा दैट इज नॉन एज द क्रस्ट, और मेन पोजीशन के नीचे जो पोर्शन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज नॉन एज द ट्रफ। सेम ऐसे ही यहाँ पर कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन बनते हैं लॉन्गिट्यूडनल में।
और कंप्रेशन आपके पास में क्या होगा, जहां पर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होगी, क्लोजर होगी देन द नॉर्मल डिस्टेंस। और रेयरफेक्शन क्या होगा आपके पास में, द रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर फार देन नॉर्मल डिस्टेंस, वो आपके पास नॉर्मल डिस्टेंस से ज्यादा दूर कहलाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कहाँ प्रोपेगेट कर सकती हैं, ठीक है, या फिर कहाँ जनरेट हो सकती हैं, ये सारे सिचुएशंस हैं। ठीक है, ओके, अब आपके पास में है कि लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है उसको इट रिक्वायर्ड द मीडियम टू ट्रेवल, या प्रोपेगेट करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में ट्रांसवर्स वेव के पास में आपने पढ़ा था कि उसे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीडियम का मतलब क्या था आपके पास में, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें से वो ट्रैवल कर सके या प्रोपेगेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसे क्या होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट मीन्स आपके पास में क्या होगा कि मीडियम क्या हो सकता है आपके पास में, या तो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा आपके पास में कोई भी, या फिर आपके पास में कोई गैसियस मीडियम होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन प्रोपेगेट, कहाँ कहाँ प्रोपेगेट कर सकती है, सॉलिड में भी प्रोपेगेट क्योंकि वहां पर भी आपके पास में मीडियम मिल गया उसे, देन लिक्विड में भी प्रोपेगेट कर सकती है और गैस में भी प्रोपेगेट कर सकती है। ठीक है, बट ये क्या कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रेवल क्यों नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वैक्यूम में क्या होगा आपके पास में, वैक्यूम क्या होता है, इट इज अ मीडियम, वैक्यूम का मतलब ही क्या है, मीडियम लेस, ना तो उसमें एयर प्रेजेंट होती है ना ही एनी अदर पार्टिकल्स, उसमें किसी भी टाइप का कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज नॉन एज द वैक्यूम। ठीक है, वो आपके पास में वैक्यूम होता है, तो जब मीडियम ही प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करेगी, नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि उसे क्या चाहिए, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस हियर इन द लॉन्गिट्यूडनल एंड द ट्रांसवर्स वेव, की लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, जबकि ट्रांसवर्स वेव जो होती है दैट कैन ट्रैवल इन द वैक्यूम। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस हियर। नेक्स्ट आता है आपके पास में कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो जर्नेट का मतलब है कि उत्पन्न होना। ठीक है, कैन प्रोड्यूस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में ही आप उसको जनरेट कर सकते हैं। साउंड है वो आपके पास में सॉलिड, यानी कि जब आप रूम में हैं तो आपके चारों तरफ क्या है, वॉल होंगी या कोई हार्ड मटेरियल प्रेजेंट है, दैट मीन्स साउंड आपके पास में एक रूम से दूसरे रूम में जाती है। ठीक है, तो सॉलिड्स में भी आपके पास में आप प्रोपेगेट कर रही है और सॉलिड में आपके पास में वो जर्नेट भी हो रही है। कहाँ पर, जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो उनमें आपके पास में वो जर्नेट होती है। पानी में भी आपके पास में, लिक्विड का मतलब फॉर एग्जांपल आप वाटर कंसीडर कर सकते हैं, पानी में भी आपके पास में जर्नेट होती है साउंड, वहाँ से भी आप पत्थर फेंकते हैं पानी में तो वहाँ से साउंड की आवाज़ आती है। ठीक है, तो वहाँ भी जर्नेट हो रही है। फॉर एग्जांपल इन द गैसेस, गैसेस में भी आपके पास में जर्नेट, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है आपके पास में वो तीनों ही चीजेज में जर्नेट हो सकती है, जबकि आपके पास में ट्रांसवर्स वेव कहाँ जर्नेट हो रही थी, ओनली इन द सॉलिड और सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आप यहाँ से ध्यान रखें तीनों ही पॉइंट्स के। इसके बाद में अभी आपने कहा था कि व्हाट इज द कंप्रेशन, कंप्रेशन कौन सा रीजन था, जहां पर पार्टिकल और पार्टिकल्स क्या थे, क्लोजर थे देन द नॉर्मल पोजिशन। अगर पार्टिकल्स आपके पास में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, और इस नॉर्मल सिचुएशन से ज्यादा पास में इस तरीके से होंगे तब क्या होगी, पार्टिकल्स ज्यादा हो गए, यानी कि आपके पास में ये स्पेस इतना था और इसी स्पेस में आपके पास में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, दैट मीन्स वहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहां ज्यादा होते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, हाई डेंसिटी। ठीक है, आपने डेंसिटी पढ़ी होगी, मैथ में भी पढ़ा होगा डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी क्या होती है आपके पास में, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, कि स्मॉल वॉल्यूम में आपके पास में ज्यादा पार्टिकल्स, मास का मतलब ज्यादा पार्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास में डेंसिटी कैसी हो गई है, हाई हो गई है, और हाई प्रेशर भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर गैस है और एक तो आपने उसको, आपने क्या किया हुआ, एक कंटेनर लिया हुआ है जिसका साइज ये है,
इसमें आपने उस गैस को फिल किया हुआ है और फिर आप क्या करते हैं, उसी कंटेनर के साइज को स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। और जितना अमाउंट ऑफ गैस यहाँ पर था उसी को आप क्या करते हैं, इस वाले वॉल्यूम में फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया है, कम हो गया है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास में, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से कंप्रेशन कौन सा रीजन होगा, जहां पर पार्टिकल्स क्लोजर होते हैं, दैट मीन्स वहां पर हाई प्रेशर होगा और हाई डेंसिटी होगी। जस्ट अपोजिट क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन। तो रेयर फ्रैक्शन कौन सा रीजन था, जहां पर पार्टिकल्स फार अवे थे। फार अवे का मतलब क्या होगा, लो प्रेशर होगा एंड लो डेंसिटी, क्योंकि वहां पर आपके पास में पार्टिकल्स इस नॉर्मल सिचुएशन की बजाय कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे आपके पास में। तो यहाँ से अगर मैं इसी रीजन को कंसीडर करूँ कि ये रीजन है आपके पास में, इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं, लेस आ रहे हैं, और इतने ही रीजन में यहाँ पर आपके पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा थे, दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास में डेंसिटी क्या होगी, लो डेंसिटी होगी, ठीक है। तो दीज आर द सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ वेव यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, दोनों ही वेव आपने डिस्कस कर लिए हैं। तो ट्रांसवर्स वेव का जो एग्जांपल लिया था हमने, दैट इज द लाइट वेव, ठीक है, वाटर वेव था। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल आपने क्या कंसीडर किया है, साउंड कंसीडर किया है, ठीक है। और हमारा चैप्टर भी क्या है, अबाउट द साउंड, ठीक है। तो अब आपके पास में जो डिस्कशन होगा दैट इज अबाउट द साउंड, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे कि साउंड क्या होती है आपके पास में, साउंड के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे इन केस ऑफ द साउंड, वहाँ पर साउंड के केस में, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, कैसे कोई इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके पास में साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके बाद में आपके इसी चैप्टर में एक और टॉपिक लास्ट में आएगा कि आपके जो ह्यूमन ईयर होता है आपके पास में, आपके जो कान होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, कि कैसे आपके पास में बाहर से एक वॉइस जाती है और वो अंदर तक आपके ब्रेन तक पहुंचती है, और कैसे आपके पास में वो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस हम अब पढ़ेंगे इन केस ऑफ द साउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास में जो टॉपिक आता है दैट इज साउंड। साउंड क्या होती है आपके पास में, ठीक है। नो साउंड, तो साउंड आपके पास में क्या है, सम वाइब्रेशंस होंगी विच वी कैन हियर, ठीक है, जिसको आप सुन सकते हैं। ऐसी वाइब्रेशंस तो डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती हैं आपके पास में, जिनको आप सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो वाइब्रेशन जिनको आप सुन सकते हैं दैट इज नॉन एज द साउंड, ठीक है। या फिर क्या होता है आपके पास में, हमने क्या कहा था स्टार्टिंग जब चैप्टर का किया था तब हमने कहा था कि हमने जब साउंड स्टार्ट करने से पहले हमने एनर्जी डिस्कस किया, और एनर्जी को आपने क्या कहा था, वेव बोला था लास्ट में, ठीक है। तो साउंड आपके पास में क्या है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, और साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, ठीक है, जो हमारे कानों में कैसी सेंस, सुनने की सेंस, ठीक है, प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड साउंड, ठीक है। और साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, साउंड है। इसके बाद में आपने कहा कि साउंड इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है आपके पास में। दैट मीन्स साउंड आपके पास में कहाँ कहाँ प्रोपेगेट कर सकती है, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में ही आपके पास में प्रोपेगेट कर सकती है। इसका एग्जाम्पल सॉलिड्स के अंदर प्रोपेगेट करने का मतलब क्या है कि अगर आप एक रूम में हैं और दूसरे रूम में आपकी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, कैसे, चारों तरफ तो आपके पास में क्या है, वॉल्स हैं, और वॉल क्या है आपके पास में, सॉलिड है। तो सॉलिड्स के साथ में जब आपकी वॉइस क्या है, टकराती है या स्ट्राइक करती है, दैट मीन्स वाइब्रेशंस क्या है, अगेन आपके पास में आगे प्रोपेगेट करती है उनसे टकरा के, और वो आपके पास में दूसरे रूम्स तक भी सुनाई देती है या रूम के बाहर भी सुनाई देती है। दैट मीन्स साउंड कैन प्रोपेगेट थ्रू द सॉलिड, ठीक है। इसके बाद में लिक्विड है, तो लिक्विड में क्या करेंगे, आप कोई पैकेट ले लीजिए, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर आपको लाइव करके देखना है एट योर होम, तो क्या करते हैं, हम कोई पैकेट ले लीजिए, उसके अंदर क्या करेंगे, वाटर फिल कर देते हैं, दैट इज लिक्विड। लिक्विड के अंदर, उसके अंदर आपके पास में कोई अलार्म क्लॉक रखना है, ठीक है। तो आप उस अलार्म क्लॉक को रखेंगे, तो अलार्म क्लॉक में से क्या होता है, टिक टिक की आवाज आएगी आपके पास में, ठीक है। तो वो वॉइस आपको बाहर सुनाई देगी, आप कहाँ हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है, आउटसाइड दैट, तो आपको वो आवाज क्या है, सुनाई देती है, ठीक है।
आप उसे सुन सकते हैं। दैट मीन्स साउंड क्या कर रही है, यहाँ पर जनरेट हो रही थी और वो लिक्विड में से बाहर आपको सुनाई दे रही है। दैट मीन्स वो लिक्विड में प्रोपेगेट कर सकती है। ठीक है, अगेन आपके पास में कोई ऐसी बोतल कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, आपके पास में कोई बोतल है या कोई कंटेनर है अगेन। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आप गैसेस का मतलब कोई गैस फिल कर दीजिए, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि उसमें नॉर्मली एयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, और अब आप उसके अंदर फिर से कोई क्लॉक रखिए या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास में साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तब भी आप क्या करेंगे, उस बॉटल से बाहर आपको आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, वो आवाज सुनाई देती है आपको। ठीक है, ये एक्टिविटीज आप एट योर होम यू कैन डू दैट। तो ये आपके पास में क्या होगी, आपको फिर से सुनाई देती है। दैट मीन्स इन तीनों ही केसेस में आपके पास में वॉइस क्या कर रही है, कैन प्रोपेगेट। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो आप करके देख सकते हैं। बट इसके बाद आपने कहा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही एग्जाम्पल आपके पास में क्या था, साउंड। ठीक है, तो साउंड इन तीनों में ही प्रोपेगेट कर रही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में ही आपके पास में आगे पहुंचती है या आगे प्रोपेगेट करती है। इसके बाद आपने कहा था कि साउंड कैन नॉट प्रोपेगेट इन द वैक्यूम में आपके पास में प्रोपेगेट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आपने क्या कहा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव वैक्यूम में क्या है, ट्रेवल नहीं कर सकती, प्रोपेगेट नहीं करती है। तो साउंड भी आपके पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो दैट मीन्स साउंड ऑल्सो कैन नॉट प्रोपेगेट इन द वैक्यूम। इसके लिए आपके पास में डेमोन्स्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट जैसे आप करके देखना चाहें तो क्या होगा। अगेन आपने कोई ग्लास बार लिया है या जार लिया है आपने। ठीक है, इसके बाद में जार भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर आपके पास में क्या फिल होगी, इनिशियली यहाँ पर आपके पास में क्या प्रेजेंट होगी, इसके अंदर अगेन एयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, और इसके अंदर आपने यहाँ पर क्या प्लेस किया हुआ है, या तो कोई इलेक्ट्रिक बेल ले लीजिए, कोई घंटी बजने वाली जो इलेक्ट्रिकल बेल होती है आपके पास में, या फिर अगेन कोई वॉच ले सकते हैं जिसके अंदर से टिक टिक की आवाज आ रही है। ठीक है, एंड देन यू कैन हियर इट, जो आपको सुनाई दे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास में साउंड प्रोड्यूस करे। ठीक है, आपने उसको इसके अंदर प्लेस किया, तो और इसी के यहाँ पर आपने क्या है, ये वाली जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द वैक्यूम पंप। आपने एक इनिशियली यहाँ पर पिस्टन लगाया हुआ है या फिर आपके पास में एक वैक्यूम पंप यूज किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपने जब इस बेल को या इस वॉच को यहाँ पर प्लेस किया, तब क्या है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तब आप कहाँ पर हैं, आउटसाइड हैं। ठीक है, आप आउटसाइड ऑब्जर्वर हैं, तो ऑब्जर्वर कहाँ होगा, आउटसाइड प्रेजेंट है। आपको इसकी आवाज सुनाई देगी, क्यों, क्योंकि इनिशियली वहां पर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। एयर प्रेजेंट होने का मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है, कुछ न कुछ मीडियम, क्योंकि एयर क्या है, गैसेज है। ठीक है, गैस फॉर्म में है ना, तो आपके पास में वहां मीडियम है, और अगर मीडियम प्रेजेंट है दैट मीन्स साउंड कैन प्रोपेगेट इन द गैसेज। तो मीडियम में तो वो प्रोपेगेट करेगी, तब आपके पास आपको आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, अगेन आप क्या करेंगे कि इस पिस्टन के थ्रू और इस वैक्यूम पंप के थ्रू आप क्या करते हैं, इस सारी की सारी एयर को इसके अंदर से आउटसाइड बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, देन क्या होगा, अब इसके अंदर नो एयर, कोई एयर प्रेजेंट नहीं है। इन दैट केस आपको फिर से क्या करना है, आवाज को सुनना है। ठीक है, अब जब इसके अंदर से एयर नहीं होगी, लेस या फिर विदाउट एयर, जब सिचुएशन बनेगी विदाउट एयर का मतलब उसमें से आपने जो भी एयर प्रेजेंट थी, ओनली एयर ही प्रेजेंट थी, उसको भी आपने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, कोई मीडियम, नो मीडियम। ठीक है, वहां पर आपके पास में एयर प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर कोई मीडियम भी प्रेजेंट नहीं होगा। अब आपको ये आवाज बाहर सुननी है। ठीक है, तब क्या होता है कि आपको जो वॉइस है यहाँ पर, ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, वो सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो इस बार आपके पास में इस एक्टिविटी से क्या होता है, आपके पास में ये कंक्लूजन निकलता है कि जब आपके पास में मीडियम होता है, तब आपके पास में साउंड प्रोपेगेट करेगी, और अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। दैट मीन्स उस टाइम आपको आवाज सुनाई नहीं देती है। दैट मीन्स कि साउंड कैन नॉट प्रोपेगेट। क्या होगा आपके पास में, साउंड कैन नॉट प्रोपेगेट इन वैक्यूम। ठीक है, इस टाइप का आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। और प्रोपेगेट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में कैसे करेगी, इसका भी मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। लिक्विड का भी कि कोई पैकेट लेंगे और उसके अंदर आपने कोई अलार्म या कोई साउंड प्रोड्यूस करने वाला
इंस्ट्रूमेंट रखा है और जिसके बाहर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, दैट मीन्स कि आपके पास में वो लिक्विड में से भी सेम एग्जांपल आप बोतल कंसीडर कर सकते हैं, उसके अंदर एयर तो प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो एयर प्रेजेंट होगी, उसके अंदर अगर आप कोई साउंड, अगेन कोई वॉच या कोई इलेक्ट्रिक बेल है आपके पास में जिसको आप यहाँ पर रखते हैं, तो वो आपके पास में साउंड प्रोड्यूस करेगी, तो आपको बाहर आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। दैट मीन्स साउंड कैन प्रोपेगेट इन द एयर और इन द गैसेस, ठीक है। और जब आपके पास में वैक्यूम की बारी आती है तो आप उस एयर को क्या करते हैं, थ्रू द वैक्यूम पंप या फिर आपके पास में कोई पिस्टन लगाकर उस गैस को क्या करते हैं या उस एयर को बाहर निकाल देते हैं। दैट मीन्स वहां पर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, और दैट मीन्स एयर प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स नो मीडियम। नो मीडियम का मतलब क्या होता है, वैक्यूम। तब आपके पास में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बाहर आपको आवाज सुनाई नहीं देती है। दैट मीन्स साउंड कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू द वैक्यूम, ठीक है। दिस इज अ ट्यूनिंग फॉग इन विच आपके पास में स्टार्टिंग में जो ए पार्ट में दिखाया हुआ है ये आपके पास में ट्यूनिंग फोग होता है जो आपकी लैब में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब नॉर्मली वाइब्रेशंस होती हैं उनके अंदर आपके पास में क्या है, ए जो पार्ट में दिखाया हुआ है कि जो डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस आपके पास में या दीज वाइब्रेशंस हैं आपके पास में वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। देन बी जो सिचुएशन में आपके पास में दिखाया हुआ है वहाँ पर आपके पास में दो सिचुएशन है। स्टार्टिंग में आपके पास में लाइंस के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ही क्लोज है एज कंपेयर टू द अबव, ठीक है। बट जो आगे आपके पास में लाइंस हैं वहाँ पर क्या है, अगेन डिस्टेंस नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में दिखाया है दैट इज नॉन एज द कंप्रेशन, वो क्या होगा आपके पास में, कंप्रेशन होगा। सेम ऐसे ही जो सी पोर्शन में स्टार्टिंग में जो लाइंस है आपके पास में 3-4 लाइंस हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, फर्स्ट ऑल ऑफ तो वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये लाइंस। और ये लाइंस आपके पास में इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। दैट मीन्स दे आर द फार अवे फ्रॉम देन दे नॉर्मल सिचुएशन जो आपके पास ए पार्ट में दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास में एक्टिविटी जो है यू कैन डू इट एज इन योर लैब ऑल्सो, ठीक है। तो जो सी पोर्शन में है वहाँ पर आपके पास में जो स्टार्टिंग में पोर्शन है दैट इज नॉन एज द रेयर फ्रैक्शन, देन कंप्रेशन दिखाया हुआ है, उसके बाद में नॉर्मल डिस्टेंस है, यानी कि वाइब्रेशन फिर से नॉर्मल सिचुएशन में आ रही है आपके पास में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं कि जो साउंड होती है और ये ट्यूनिंग फोक क्या प्रोड्यूस करता है, आपके पास में साउंड प्रोड्यूस करने के काम आता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप वहाँ पर करके भी देख सकते हैं। आफ्टर द साउंड नेक्स्ट जो आपके पास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सम डेफिनेशंस, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस करेंगे हम डिस्कस जो आपको हेल्प करेंगी साउंड को समझने में, ठीक है, कि साउंड की प्रॉपर्टीज को आपको समझने में हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है आपके पास में कि फर्स्ट जो आपके पास में डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नॉन एज द एम्पलीट्यूड, कि आपके पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड को समझने से पहले हमारे पास में हमने इसी तरीके से वेव को रिप्रेजेंट किया था। तो साउंड वेव जो आपके पास में उसमें कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस होते हैं कि डिस्टेंस या तो कम होगी या ज़्यादा होगी देन द नॉर्मल पोजीशंस। इसी चीज़ में मैंने ये भी कहा था कि आपको कि क्रस्ट को हम कंप्रेशन के तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेयर फ्रैक्शन को हम ट्रफ के तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके पास में वाई एक्सिस पर आपने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को डिनोट किया हुआ है, देन ऑन द एक्स एक्सिस हमने के रिप्रेजेंट किया है, दैट मीन्स वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन है। और इसी लाइन को आपने कहा था कि दिस इज द मेन पोजीशन, ठीक है। और ये आपके पास में अगेन साउंड वेव की रिप्रेजेंटेशन है कि ये आपके पास में कंप्रेशन होगा, देन रेयर फ्रैक्शन, अगेन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, इस तरीके से आपके पास में अल्टरनेट चलेगा, ठीक है। देन यहाँ पर आपके पास में टर्म्स को डिफाइन करना या कुछ डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट टर्म आती है आपके पास में व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है, कि एम्पलीट्यूड आपके पास में क्या होगा। आपने कहा कि मोशन कैसा होना चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास में ट्रू एंड फ्रो मोशन में क्या होगा, या तो पार्टिकल आगे जाता है या फिर बैक डायरेक्शन में आता है आपके पास में, ठीक है। तो जब पार्टिकल आपके पास में ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इन दैट सिचुएशन आपके पास में पार्टिकल का कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ उस सिचुएशन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर पार्टिकल्स का आपके पास में कुछ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है,
अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा और उसी को आपने कहाँ रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आपके पास में एम्पलीट्यूड क्या होगा, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही होता है। क्या होता है आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो आपके पास में एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन अगर आपसे लिखने को कहा जाए कि डिफाइन द एम्पलीट्यूड, तब क्या कहेंगे, द मैक्सिमम, क्या, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सॉरी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या है आपके पास में, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही आपने क्या कहा है, एम्पलीट्यूड का है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, इस पॉइंट पर आपसे कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट ये है, तो मैक्सिमम पीक पॉइंट पे होगा, तो ये है आपके पास में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसी को आपने क्या कहा है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। यही आपके पास में क्या है, एम्पलीट्यूड भी है। ठीक है, देन आपके पास में आपसे ये कहा जाए कि आप एम्पलीट्यूड को किस में मेजर करोगे, तो मेजर किस चीज में करोगे, क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि सीजीएस यूनिट क्या होती है आपके पास में, तो आप क्या कहेंगे, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो एम्पलीट्यूड को भी आप किस में मेजर करेंगे, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये आपके पास में एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर द पार्टिकल्स इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास में, एम्पलीट्यूड, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आपके पास में एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और इसकी यूनिट आपके पास में क्या होती है, मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, देन इसके बाद एक टर्म आती है आपकी, ठीक है, इसके बाद आपके पास में सेकंड जो आती है आपके पास में टर्म, दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्या आती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने से आपने सुना होगा कि आप किसी काम को कितना फ्रिक्वेंटली करते हैं, दैट मीन्स कितना जल्दी करते हैं। ठीक है, यानी कि कितना टाइम लेते हैं आप उस काम को करने के लिए। ठीक है, दैट इज फ्रिक्वेंटली वर्ड यूज करते हैं हम जनरली। तो वहीं से आता है आपके पास में क्या, फ्रिक्वेंसी, कि आपके पास में यहाँ पर क्या होंगी, वाइब्रेशंस होंगी। वाइब्रेशंस का दूसरा नाम क्या है, ऑसिलेशंस भी है। कहीं पर आपको ये वर्ड मिले, दैट मीन्स ऑल्सो सेम, कि दूसरा वर्ड क्या है, ऑसिलेशंस। ठीक है, या तो वाइब्रेशन मिलेगा या फिर ऑसिलेशन वर्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो आपके पास में इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, कि आपके पास में कोई व्हील है, ठीक है, टायर है आपके पास में, और आप क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं, तो आपके पास में ये क्या करेगा, राउंड, अगर आपके पास में ये सर्कल फॉर्म में ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करता है, दैट मीन्स आपको एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ रोटेशन होती है, या कितना वाइब्रेट, कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन, या कितनी नंबर ऑफ राउंड कंप्लीट करता है ये, दैट इज नॉन एज फ्रिक्वेंसी। तो आपके पास में फ्रिक्वेंसी क्या बन गई यहाँ पर, बेसिकली नंबर ऑफ ऑसिलेशन, number of oscillations in 1 second। ठीक है, in 1 second, ठीक है, is called frequency। ठीक है, वो क्या कहलाएगी आपके पास में, फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी कंप्लीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ राउंड्स कितने कंप्लीट हो रहे हैं इन 1 सेकेंड, दैट इज नॉन एज द फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो आपके पास में फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आप यहाँ से डिफाइन करना चाहते हैं, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, ना कि कैपिटल एफ। कभी भी कैपिटल एफ ना लिखें, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, दैट मीन्स नीचे क्या आएगा आपके पास में, टाइम टेकन। ठीक है, 1 सेकेंड का मतलब आप क्या कंसिडर कर रहे हैं, टाइम कर रहे हैं, तो ये आपके पास में टाइम आ गया। अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, कैपिटल एन से, देन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टी। ठीक है, कि वो कितना टाइम कंसिडर कर रही है, ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास में।
यहाँ से आपके पास में बारी आती है यूनिट ऑफ द फ्रिक्वेंसी की, फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से यूनिट क्या होगी आपके पास में, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, यहाँ से पहले तो आपके पास में एन क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो नंबर आपके पास में क्या होगा 1 2 4 10 1000 ऐसे ही कुछ हो सकता है ये नंबर तो, और नंबर की क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती है, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। देन ये क्या है आपके पास में टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है आपके पास में, सेकेंड में मेजर करते हैं हम इसे, तो फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या बनेगी आपके पास में 1/सेकेंड, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, और सेकेंड इनवर्स का नाम क्या है आपके पास में, फ्रिक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड इनवर्स में मेजर करते हैं, और सेकेंड इनवर्स का ही नाम आपके पास में क्या है, हर्ट्ज, क्या है, हर्ट्ज, HERZ, ठीक है, हर्ट्ज। ये आपके पास में क्या है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है, कि फ्रिक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं, और हर्ट्ज का मतलब है सेकंड इनवर्स, ठीक है। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्रिक्वेंसी के बारे में बताया, इसीलिए हमने सेकंड इनवर्स का दूसरा नाम क्या लिखा, हर्ट्ज लिखा है यहाँ, ठीक है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास में, जिसकी आपको डेफिनेशन याद करनी है, दैट इज वेवलेंथ। क्या आती है आपके पास में, वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ को डिस्कस करना है इस बार आपके पास में, तो वेवलेंथ क्या होगी, देखो वेवलेंथ, तो वेव की लेंथ कितनी है आपके पास में, ठीक है, वेव की लेंथ कितनी है आपके पास में, आपको ये डिफाइन करना है। तो वेव में क्या है, एक कंप्रेशन है और एक रेयरफेक्शन था, या फिर एक क्रस्ट या फिर एक ट्रफ है आपके पास में, ठीक है। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ, एक वेव कंप्लीट हो गई, ठीक है, वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसके बाद में इस पोजीशन पर क्या है, ये सेम पॉइंट वापस से रिपीट हो रहा है, अगेन इस पॉइंट पे जाने के बाद में फिर से रिपीटेशन है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर और जब ये वेव इस पॉइंट तक आती है, दैट इज द वेव, आगे तो ये रिपीट ही हो रही है ना आपके पास में, ठीक है। तो बेसिकली वेव की लेंथ कितनी है, दैट इज नोन एज द वेव लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या कह सकते हैं कि जो वेव की जो लेंथ है दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, किससे डिनोट करते हैं हम इसको, लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। देन ये आपके पास में नोटेशन होती है, लैम्डा इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। देन या तो फिर आप इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, यहाँ से डेफिनेशन होगी आपके पास में डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, और क्या बोल सकते हैं, टू ट्रफ, और वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, ठीक है। क्या लिखा आपने कि जो वेवलेंथ है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, या तो यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट करें, यहां से ये पॉइंट इस तरीके से स्टार्ट हुआ, वापस इस पॉइंट तक पहुंचे, तो हाफ पोर्शन ये रहा और हाफ पोर्शन, तो एक कंप्लीट अबव वाला पोर्शन हो जाएगा आपके पास में, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, या फिर क्या हो गया आपके पास में डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ भी बोल सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, यही तो आपने लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, या तो दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस, या फिर और लिखा है आपने, या फिर क्या कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, ये ट्रफ के बीच की डिस्टेंस हो गई, या फिर आप क्या कह सकते हैं, तीसरी डेफिनेशन क्या बनेगी आपके पास में, वन क्रस्ट, ये वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, ये भी क्या कहलाएगी आपके पास में, वेवलेंथ कहलाएगी, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द वेवलेंथ। और अब इसकी यूनिट क्या होगी आपके पास में, लेंथ है, तो लेंथ को आप किस में मेजर करते हैं, अगेन वेवलेंथ क्या है आपके पास में, लेंथ ही एक तरीके से, तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है आपके पास में, डिस्टेंस या लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी, लैम्डा को भी आप किस में मेजर करेंगे, मीटर में ही मेजर करेंगे, या तो मीटर, और अगर सीजीएस की बारी आती है तो सेंटीमीटर में हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में एसआई यूनिट है और ये आपके पास में सीजीएस यूनिट होती है, ठीक है। देन
नेक्स्ट जो टर्म आती है आपके पास में दैट इज टाइम पीरियड। क्या है वो आपके पास में? टाइम पीरियड। ठीक है, कि टाइम पीरियड क्या होता है आपके पास में? तो टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा आपके पास में कि एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, दिस इज वन साइकिल या वन रोटेशन जिसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इसके बाद में तो ये रिपीट करना स्टार्ट करती है ना। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा आपके पास में? तो टाइम पीरियड क्या होगा आपके पास में? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल या फिर वन राउंड या फिर एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज नॉन एज द टाइम पीरियड, या फिर वेवलेंथ को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अगेन आपके पास में टाइम है तो ऐसा यूनिट क्या होगी आपके पास में? यूनिट ऑफ टाइम पीरियड आपके पास में क्या होगी? दैट इज सेकेंड। ठीक है, तो दीज आर द 4 टर्म्स अबाउट द वेव कह सकते हैं या फिर अबाउट द साउंड। ठीक है, जिनको हम आगे साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने में यूज करेंगे। ठीक है।